कि आपको मीडिया पत्रकारिता से एक अलग प्रेम बचपन से ही था और इसके लिए आपने अपने घर वालों से भी बगावत कर ली थी और कहा गया है कि आपको अपने घर से भी निकाल दिया था। आपके पापा एक सरकारी अफसर थे वाणिज्य विभाग में और काफी स्ट्रिक्ट थे वो आपको लेके कि आप भी सरकारी हाँ, मैं इकलौता बेटा था तो वो भी चाहते थे कि मैं भी सरकारी अधिकारी बनूं जी। लेकिन मेरा सपना पहले से ही पत्रकार बनने का था, तो उस बात को लेकर मतभेद भी हुए जी। जाहिर है माता पिता आपके बेहतरी ही समझते हैं और उस वक्त पत्रकारिता में आज जिस तरीके से एक अच्छा इनकम की व्यवस्था है तब ऐसे व्यवस्थाएं भी नहीं थी, बहुत कम सैलरी में लोग काम किया करते थे। मेरे बारे में चिंतित होकर ही, लेकिन मैंने तो ये तय कर रखा था, भले कुछ दिनों के लिए मुझे बाहर रहना पड़ा, वो नाराज़ भी रहे कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि ये तो इसके लिए निकल पड़ा है। कलम से जो आपका प्यार था बचपन से ही जी। अच्छा, उसके लिए भी जिम्मेदार माता पिता ही हैं। मेरे पिताजी इतने अखबार पढ़ते थे जी। वो तो अखबार पढ़ के सुबह उठ के 1-1.5 घंटे अखबार पढ़ते थे, उसके नीचे अंडरलाइन करते थे कलम से। आपने काफी होमवर्क किया है मेरे बारे में तो अंडरलाइन किया करते थे और मुझे मेरे अंदर उत्सुकता जागी कि ये है क्या जी। और इस तरीके से मैं फिर संपादक के नाम पर पत्र लिखने लग गया। आपने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठियां लिखी हैं, ये भी मैंने पढ़ा है। क्या वाकई में सच था? और इन्होंने बताया भी कि जवाब भी मिला। नहीं, बचपन में मैं बहुत चिट्ठियां लिखता था प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, और सब मुझे जवाब भी देते थे। वाकई में जवाब देते थे? तो जवाब आप लिखते क्या थे और जवाब में क्या देते थे वो जानना चाहते हैं। अच्छा, मैं कोई बच्चों वाली बात नहीं लिखता था, मैं बड़ों वाली बातें। अब जैसे मैं राष्ट्रपति को मैंने लिखा, उस वक्त आर वेंकटरामन साहब थे, तो मैंने उनको लिखा कि भाई मैं जीवन में एक नया यात्रा शुरू कर रहा हूँ अपने जीवन में, मैं चाहता हूँ कि आप जो है मुझे कुछ मार्गदर्शन दें। तो मुझे आज भी याद है वेंकटरामन साहब का, उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति, उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि बेटा आप जो है ना अपनी आंखें खुले रखो और अपने कान खुले रखो और दुनिया को ऑब्जर्व करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाखों दिलों की धड़कन गोविंदा गैस बन के आए हैं और आप वहाँ पे जज हैं। हाँ, वो मुजरिम की तरह मेरे सामने खड़े थे। कैसा फील था उस टाइम पे? फिल्म जगत में मेरी अच्छी मित्रता रही है क्योंकि मैं एफटीआई का गवर्निंग बोर्ड में रहा हूँ, एसआरएफटीआई के गवर्निंग बोर्ड में रहा हूँ, कई फिल्म जूरी का मैं सदस्य रहा हूँ। आपने एक जिक्र किया था 25 साल की उम्र में आप संपादक बन गए थे और फिर आपके अंडर में एक टीम थी जो आपसे बड़ी एज के थे, तब उस टाइम पे क्या महसूस हो रहा था? देखिए, उस वक्त थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त थोड़ा सा अपने को पत्रकारिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। कम उम्र में आप एक छोटे पत्रिका के संपादक बन गए और टीम भी आपके साथ थी। वो इसलिए उन्होंने लिया क्योंकि आपकी भाषा अच्छी थी। मेरे भाषा की पकड़ खासकर उस समय तो अंग्रेजी की, बाद में हिंदी में भी। मैं द्विभाषी नहीं हूँ, त्रिभाषी नहीं हूँ, बहुभाषी हूँ। मैं कई भाषाओं का जो है मैं जानकारी रखता हूँ। मुझे लगा कि मैं मुख्य धारा की मीडिया में मेरा आना जरूरी है और मेरा फैसला बहुत ही सही था क्योंकि पीटीआई ने मेरे जीवन को बदल दिया। मुझे जो एक्सपोजर मिला, बात हुई थी कि आपको बीइंग अ संपादक 10,000 मिल रहे थे और बीइंग अ संपादक 2,000 नहीं 2200 रुपए की सैलरी में गया था 10,000 से। 10,000 की आसान नहीं था। हाँ, लेकिन ये मेरी आदत है। मैं माखनलाल में भी आया तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जो है इसका डबल कमा रहा था, वो छोड़ के मैं इधर आया था। तो ये अब मेरी आदत हो गई, पुरानी परंपरा है। अब उम्मीद है कि इससे कम मैं नहीं जाऊंगा। तो मध्य प्रदेश, हमेशा आप मध्य प्रदेश के लिए बोलते हैं एमपी गजब है अजब है, तो मध्य प्रदेश की जो सबसे फेमस भाषा है, जो हमारे लोकगीत भी है बुंदेलखंड में, उसके बारे में जरा 2 शब्द कहेंगे क्या दर्शकों से? आपको देखिए, मैं तो हमेशा एक सीरीज अपने सोशल मीडिया में चलाता हूँ, एमपी अजब है सबसे गजब है। पहले एमपी पर्यटन का ये एक नारा था, तभी से मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं आपसे बुंदेलखंडी बुलवाऊं और आपको बोलना ही पड़ेगा आज। हमारे एमपी आके तुम्हें कैसा लग रहा है, जरा दर्शकों को बता दो। खूब अच्छो लग रहा है, खूब अच्छा लग रहा है, खूब अच्छो लग रहा है। हमारे एमपी के लोगों से क्या कहना चाहते हो? फिर से आना है आपको वापस? बार एमपी आएंगे क्या अपने कार्यकाल में? नहीं, एमपी चाहे एमपी से ऐसा एक नाता जुड़ गया है मेरा मध्य प्रदेश से। मैं अभी भी मैं हर जगह यही बोलता हूँ, हमारा प्रदेश ही मैं बोलता हूँ और इस प्रदेश ने खूब स्नेह दिया, सम्मान दिया। मैं माखनलाल से आज से नहीं जुड़ा हूँ, इस विश्वविद्यालय का पहला एडजंक्ट प्रोफेसर हूँ मैं। इसका नोएडा कैंपस में मैं नियमित पढ़ाता था और इस परिसर में भी मैं लगभग हर महीने एक विशेष वक्ता के रूप में इधर आता था। इसके कई पत्रिकाओं के साथ मेरा संबंध रहा है और कई कुलपतियों के साथ, पूर्व के कुलपति उपासने जी, कुठियाला जी, इन सब मेरे अच्छे मित्रों में हैं। इन सब के साथ मेरा संबंध अच्छे रहे हैं, तो मैं आता रहा हूँ और आगे भी अच्युता जी आगे भी जो है मुझे विश्वास है कि मेरा अगर कार्यकाल, ये पहला कार्यकाल समाप्त हो रहा है
तो भी ये जीवन भर का एक संबंध इस विश्वविद्यालय के साथ है। देखिए, इसको अपने खून पसीने से सींचा है। चित्र भारती जैसे भव्य उत्सव जिसमें अक्षय कुमार, विवेक अग्निहोत्री जैसे कलाकार, निदेशक सबने भाग लिया, वो यहाँ आयोजित हुआ। G20 का जो है यूथ कनेक्ट यहाँ आयोजित हुआ। बहुत सारे कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किए। वहीं आपने चित्र भारती का जिक्र किया, मैं उसी से एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। उस टाइम पे मैं स्टूडेंट थी, माखनलाल में मेरा मास्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर चल रहा था, और वाकई में जब हम अपने पुराने कैंपस में थे और एक असंभव सा महसूस होता था कि 50 एकड़ के नवीन परिसर में हम कब शिफ्ट होंगे। और चित्र भारती के टाइम पे लगातार आपने कई ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम किया, मंत्रालय के साथ आप लगे रहे, दिन रात आप अधिकारियों के पीछे पड़े, और आज हम 50 एकड़ के नवीन परिसर में, मुझे अभी भी याद है दिव्या जी, आप साधना न्यूज में थी उस वक्त, और आप जो है अपने टीम के साथ आई थी, और भरत यादव जी उस वक्त हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त थे, और इस वक्त वो मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव हैं। और आप जो हैं, हम लोग हर सप्ताह यहाँ निरीक्षण के लिए आते थे, और लगातार निरीक्षण के बाद जो है यह लगातार काम डेडलाइन के हिसाब से चलता रहा। पूरे कोरोना काल में हम लोग मास्क पहन के आते थे, और उसी का परिणाम स्वरूप पिछले जनवरी में हमने यहाँ हस्तांतरित हुए हम यहाँ, और पिछले सितंबर में हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो देश के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय हैं, आपके कर कमलों से इस विश्वविद्यालय परिसर का लोकार्पण हुआ। या फिर एक सुपर पावर जिसे कहें, IIMC का मैंने आपका ट्रिब्यूट देखा, उसमें भी जो वहाँ के प्रोफेसर्स थे उन्होंने हमेशा ये बात कही कि ऐसी कौन सी पावर है जो सर को लगातार कंटिन्यू एक्टिव रखती है। रात के 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, पूरा स्टाफ परेशान हो जाता है। इसको हम अच्छे वे में भी ले सकते हैं कि अगर आप इतनी कड़ी मेहनत ना करते तो आज वाकई हम यहाँ ना होते। जैसे आपने IIMC को एक अलग आयाम पे पहुँचाया, वैसे ही माखनलाल को भी आपने एक अलग स्तर पे ऑल ओवर इंडिया हो और एशिया का जो दूसरा विश्वविद्यालय माखनलाल कहा जाता है, वाकई में आज 50 एकड़ में बैठ के एक सपना साकार सा लगता है। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट और इवेंट कोऑर्डिनेशन है, जरा इस पे दर्शकों को बताइए। नहीं, मैं तो देखिए वर्काहॉलिक हूँ जी, है ना, तो मुझे काम अगर नहीं, मैं खाली नहीं बैठ सकता हूँ, और मैं मल्टीटास्कर हूँ, मैं एक साथ कई काम कर सकता हूँ। तो ये क्षमता ईश्वर ने मुझे दिया हुआ है, और इसलिए मैं एकेडमिक में भी मैंने ध्यान दिया है, और मैं लगातार मीटिंग्स भी करता हूँ, अपना ऑनलाइन मीटिंग्स भी करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ों को मैं रात को 12-1 बजे तक मैं सक्रिय रहता हूँ, सोशल मीडिया में भी सक्रिय रहता हूँ। और ये मेरा एक जिसे कह सकते हैं कि एक साधना है, एक तपस्या है। मैं समझता हूँ कि हम अक्सर बैठे शिकायत करते रहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कल जब ईश्वर मुझसे पूछेगा कि जब आपको मौका मिला तो आपने क्या किया, वाकई, तो मैं चाहूँगा कि मैं खुद ये अपने संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ। जब मैं पलट के देखूंगा आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, कि मुझे अवसर मिला था माखनलाल विश्वविद्यालय को एक नए मुकाम में ले जाने का, तब मैंने क्या काम किया। काम बहुत था, दीक्षांत 6 वर्षों से नहीं हुआ था, महापरिषद की बैठक 6 वर्षों से नहीं हुई थी, वित्त समिति की बैठक नहीं हुई थी, ये सब पिछले हमने स्ट्रीमलाइन किया। आज हम दिव्य भारत का पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू आपके साथ शूट कर रहे हैं। मेरा जो पत्रकारिता का सफर था वो माखनलाल से ही चालू हुआ, और जैसे आपके मार्गदर्शन भी मुझे काफ़ी प्राप्त हुआ, और मैं भी यही मानती हूँ कि मेरे जीवन में मैंने अगर पत्रकारिता में एक नया आयाम देखा, या मीडिया अकेडमिक्स, मीडिया शैक्षणिक संस्थान के जो अलग अलग आयाम है, प्रैक्टिकल नॉलेज तो चैनल्स आपको देते हैं, लेकिन मीडिया अकेडमिक्स की जो एक पावर है वो मुझे कहीं ना कहीं आपसे सीखने को मिली, और वाकई में आज इसी बेसिस पे मैं अपना चैनल दिव्य भारत लॉन्च कर रही हूँ। और दिव्य भारत में पूरे समस्त विश्वविद्यालय परिवार की शुभकामनाएं आपके दिव्य भारत चैनल के साथ है, और मैं श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि वो इसलिए ना देखें क्योंकि ये माखनलाल के विद्यार्थी हैं, इसलिए देखें क्योंकि इन्होंने अपना क्षमता कम उम्र में स्थापित किया है, और आपको ज़रूर ये फ़र्क नज़र आएगा कि अन्य कई चैनलों से बिल्कुल अलग कंटेंट जो है आपको दिव्या रघुवंशी जी जो है दिव्य भारत के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आखिर में एक प्रश्न है, देश ही नहीं विदेशों तक आपने हमारी हिंदी साहित्य जगत पत्रकारिता को उल्लेख किया है। वाकई में जब आप हिंदी साहित्य के ऊपर बात करते हैं तो एक अलग ऊर्जा उसमें दिखाई देती है। साहित्य से रिलेटेड 2 शब्द दर्शकों से। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि साहित्य चाहे किसी भी, मैंने वैसे अपना जो यूजी जो है वो मैंने अंग्रेज़ी साहित्य में किया था दिल्ली विश्वविद्यालय से, लेकिन हिंदी के प्रति भी मेरा हमेशा प्रेम रहा है, और इसी कारण मैंने हिंदी में काम भी किया आगे चलकर, चाहे वो जी में हो, दूरदर्शन में हो, मैंने हिंदी चैनल में काम किया, और मेरा ये
व्यक्तिगत अनुभव है कि पत्रकारों को और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को साहित्य से अपना नाता जो है वो सशक्त करना है, ताकि क्योंकि हमारे जो भाषा में जो शुद्धि है, भाषा को समृद्ध करने के लिए साहित्य का अवलोकन अध्ययन बहुत आवश्यक है। और मैं सभी पत्रकारिता विद्यार्थियों से विशेषकर कहूँगा कि वे साहित्य के साथ अपना नाता जोड़ें। उनका भाषा में बेहतरी होगी, वर्तनी में बेहतरी होगी, चाहे वो लिखित भाषा हो या वो बोलचाल की भाषा हो। अगर आप साहित्य से समृद्ध होंगे तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। एक प्रश्न अंतिम है बस, वैसे तो प्रश्न मेरे खत्म नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपसे कभी भी बात करना लगता ही नहीं है कि अब हम एंड करें या इसको समाप्त करें। इतने विषय हैं, इतने टॉपिक हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी एक अन्य विषय पे। हमारे मीडिया के जो जाने माने चेहरे हैं, चाहे रजत शर्मा हो, अंजना ओम कश्यप हो, श्वेता सिंह हो, रूबिका लियाकत हो, सैयद अंसारी हो, सब आपके बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं। और जब उनका सबसे जो बेस्ट अवार्ड फंक्शन होता है आज तक का, उसके कार्यक्रम में भी आप विशेष तौर पे एक मुख्य अतिथि के तौर पे इनवाइटेड रहते हैं, तो हमेशा एक गर्व की अनुभूति होती है कि आपका मार्गदर्शन जब उस लेवल पर आप दे रहे हो और हम सभी को भी दिया, तो सर एक बहुत अच्छा सा फील होता है। इस पर आप क्या कहेंगे जरा? नहीं, मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर। अब मीडिया में चाहे रामनाथ गोयनका अवार्ड हो, लाडली मीडिया अवार्ड्स हो या एक्सचेंज फॉर मीडिया अवार्ड हो, जितने भी देश के प्रतिष्ठित सभी, अभी भी 40 अंडर 40 जूरी में मैं था। और मुझे सबसे अच्छा लगता है, वैसे तो आपने जितने बड़े नाम लिए, श्वेता वगैरह ने और सईद, सबने मेरे हाथों से पुरस्कार लिए हैं, उनके चयन समिति में भी मैं बैठा हूँ, लेकिन बिल्कुल, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मुझे सबसे अच्छा लगता है जब हमारा कोई पूर्व विद्यार्थी मंच में आता है और यह पुरस्कार लेता है। और मैं, विश्वास कीजिए, मैंने कभी जूरी के नाते अपने विद्यार्थियों को कोई प्राथमिकता दी थी। अगर वे जीतते हैं तो वो अपने क्षमता पर जीतते हैं, अपने काबिलियत के हिसाब से वो पुरस्कार को जीतते हैं। मैं बता देता हूँ, जैसे ही वो नमस्ते करते हैं, जूरी के सामने आते हैं, तो मैं बाकी जूरी सदस्यों से कहता हूँ कि आप निर्णय लीजिए, मेरा विद्यार्थी है, मैं पक्षपात कर सकता हूँ, लेकिन आप मत कीजिए। ये मैं हमेशा कहता हूँ। और नहीं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में फेमस है ना, नेपोटिज्म को बढ़ावा नहीं दीजिए, वैसे मीडिया इंडस्ट्री में हमारे विद्यार्थी तो बायस्ड नहीं हो सकते। लेकिन हमारे विद्यार्थी हर वर्ष, इस वर्ष भी मैं 40 अंडर 40 में था। कुछ लोगों ने मंच से जिक्र किया कि हमारे कुलगुरु बैठे हुए हैं, तो लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है जब अपना विद्यार्थी मंच में खड़ा होता है और पुरस्कार जीतता है। बाकी तो देखिए, सभी पत्रकार जो आज की पीढ़ी है वो हमारे विद्यार्थी जैसे ही हैं। हमारा उनके प्रति जो है हमेशा स्नेह रहेगा। देश की पत्रकारिता बेहतर हो और वो जनपक्ष के बारे में बात करें, जनता के हित की बात करें, कल्याण, जन कल्याण पत्रकारिता का जो है उद्देश्य हो, हिंदुस्तानियों के हित हेत, ये लिखा था उदंत मार्तंड, जो पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जब उसको शुरू किया था तो उन्होंने लिखा था हिंदुस्तानियों के हित हेत। तो उस जनता के हित हेत हमारी पत्रकारिता हो, इस दिशा में जो भी सकारात्मक कदम है उसको हम हमेशा समर्थन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। दिव्य भारत की चर्चा में आप जुड़े, और दद्दा माखन लाल और आपका आशीर्वाद हमेशा दिव्य भारत और मुझ पर ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। दिव्य भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की हमारी जो स्पेशल पर्सनालिटी थी वो है माखन लाल चतुर्वेदी, राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के कुलगुरु प्रोफेसर के जी सुरेश। ऐसे ही नई मीडिया पर्सनालिटीज़ हों या जिन्होंने अपने जीवन में वाकई कुछ एक नया आयाम सेट किया है, वैसी पर्सनालिटीज़ से हम आपको हमेशा रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहें दिव्य भारत। नमस्कार।